और ये रोड साइड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जहाँ पे यू टर्न होता है, ताकि उधर से गाड़ी आ रही है वो हम देख पाते हैं, क्योंकि वो बड़ी मतलब छोटी भी बना के देता है तो हम ज़्यादा एरिया देख पाते हैं। ठीक, आगे थोड़ा आपको दौड़ते हुए दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरीके का इल्यूजन कह सकते हैं हम लोग इसको। तो पुराने टाइम में आपको कार्टून इसी तरीके से दिखाए जाते थे, सिनेमेटोग्राफी इसको उस टाइम पे कहा जाता था। और एक तरीके का इल्यूजन है, और इल्यूजन क्यों होता है मैंने आपको बताया, परसेंटेज ऑफ विजन रेशो बताया था हमने, और अपन 16 ऑफ द सेकंड वाला। जब उससे ज़्यादा फास्ट कोई चीज़ मूव करती है तो हमको इल्यूजन होने लगता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फ्लिप बुक, देखा होगा आपने, अलग अलग फोटोज में होती है, बहुत स्पीड से हम पन्ने पलटाते हैं तो ऐसा लगता है कोई पिक्चर फॉर्म होगी। फ्लिप बुक देखिए, मतलब जैसे पहले छोटे थे उसके बाद उसको पलटाते जाएंगे तो बड़ी बहुत स्पीड से पलटाते अगर जाएंगे हम, मतलब बुक है, अलग अलग फोटोज में है, बहुत स्पीड से हम पन्ने फटफट करके पलटाएंगे तो ऐसा लगता है कोई पिक्चर कर रही है। एनर्जीज इसमें कुछ शो की जाती है, पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी, उसका एक कन्वर्जन आपको दिखाता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करनी है। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, m फॉर मास। मास जो होता है वो किलोग्राम में होता है, जो आप जितनी चीजें आप किलोग्राम में ले जाते हो, आटा लाते होंगे, चीनी लाते होंगे, कि हमको इतने केजी लाते हो, आप रियल लाइफ में देखते होगे, आप बता दो कि आपका वेट कितना है, कितना वेट है आपका 45, वो वेट नहीं, वो मास है। ठीक है, साइंटिफिकली वो वेट नहीं, वो क्या है, मास है। वेट जो होता है न्यूटन में होता है, W = m/c। मास को जब आप ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वेट मिलता है, तो वेट नहीं है आपका, वो मास है। किलोग्राम में इस्तेमाल करते हैं तो किलोग्राम में आपका जो आता है वो मास होता है, क्या होता है, मास होता है। तो mgh मास, हर ऑब्जेक्ट जो भी एग्जिस्ट कर रहा है उसका कुछ ना कुछ मास होगा। g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को हम कांस्टेंट मानते हैं, h फॉर हाइट, जितनी ज्यादा हम इसकी हाइट बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाती है। जिसको हम छोड़ेंगे तो ये बहुत स्पीड से नीचे की तरफ जाएगा। तो पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है हाफ mv², m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी जितनी तेजी से ये जाएगा उतनी ज्यादा इसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, दिस इज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, दोनों अलग अलग होती है, बट वेलोसिटी में एक डायरेक्शन होती है। तो वैसे ही समझ सकते हो आप कि जितनी तेजी से जाएगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो अभी जो पोटेंशियल एनर्जी है, अच्छा खासा इसका h है, हाइट है, इसको मैं छोड़ दूंगा तो क्या करेगा, जितनी तेजी से ही जाएगा उतनी ज्यादा इसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। है कि किस तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। mg आपके हाइट के अकॉर्डिंग इसको फिक्स करना होगा, बट आप पढ़ पा रहे हैं, आपको पढ़ना है, थोड़ा सा आगे आओ। आप ऐसे सीट में देखिए, आपको लगता है बी लिखा हुआ है, ELIEVING, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आपको मोबाइल से अच्छे तरीके से दिख जाएगा, अगर आप थोड़ा सा पीछे से देखोगे, पढ़ पा रहे हो सर आप इसको, बिलीविंग लिखा हुआ है, मोबाइल में देखिए, मोबाइल में ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा, है ना, बट रियल आपको नॉर्मल आंखों से कम दिख रहा होगा, उतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा होगा। तो यह कि इसमें आपकी आंखों के अकॉर्डिंग जब इसको हम इस तरीके से फिक्स करते हैं, जो डॉटेड लाइंस नहीं है मिल जाती है, इसकी वजह से आप उसे पढ़ पाते हैं। आपकी हाइट अलग अलग होने की वजह से इसको अलग अलग एंगल पे फिक्स करना पड़ सकता है, बट सही एंगल का आप इसे पढ़ पाओगे। इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है, रुक गया, रिमूव करने लग गया, क्वेश्चन के बाद देखो क्या होगा, वो रुक गया, रिमूव करने लग गया, ठीक है, फिर ये रुक जाएगा और मूव करने लगेगा। यहाँ पे जो है वो है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करनी है यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ हिला, हिल कर क्या हुआ, ऊपर प्लेट में वाइब्रेशन हुआ, और वाइब्रेशन के थ्रू जो एनर्जी है वो यहाँ से यहाँ चली गई, फिर मूवमेंट हुआ, फिर वाइब्रेशन हुआ, एनर्जी यहाँ से यहाँ चलेगा, एनर्जी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चलती रहेगी। तो क्या ये हमेशा चलता रहेगा, क्या हमेशा ऐसे चलता रहेगा, क्यों, क्यों, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, हर चीज में फ्रिक्शन है, इसमें भी कहीं ना कहीं फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, बाद में रुक जाता है। ठीक, मिरर घूम रहा है और आपको लाइट घूमते हुए नजर आ रही है। दो टर्म्स मैंने बताई थी, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। जब आपको बताया था कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है, तो रेनबो फॉर्म में जो होता है वो होता है रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट जो है क्या करती है, लाइट आती है, वाटर मीडियम में जाती है, फिर वाटर मीडियम से एयर मीडियम में जाती है, तो लाइट जो है प्रवेश कर जा रही है,
आ रही है, प्रवेश कर जा रही है, फिर यहाँ से निकल जा रही है, तो होता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या हुआ, लाइट आई, टकराई और वापस चली गई, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसको? रिफ्लेक्शन। सुनने में एक जैसा लग रहा है पर डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं। ये टकराया वापस चला गया, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। और जो मैंने बताया कि उसमें जो लाइट आती है और अंदर प्रवेश कर जाती है, यहाँ से निकल जाती है, उसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। वो हो गया रिफ्रैक्शन, ये हो गया रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट आ रही है, टकरा रही है और चले जा रही है, सोर्स लाइट की है। ठीक है, तो ये घूम रहा है, यहाँ से घूमते हुए आपको नजर आ रहा है, तो आपको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपको साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो मोशन का जो सेकंड लॉ होता है आपको मोमेंटम के बारे में बताता है। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो उसमें मास आपको मैं बता चुका हूँ, मास किलोग्राम वाला मास, जितना किलोग्राम होगा उतना मास होगा। वेलोसिटी भी आपको मैंने हल्का बताया था कि स्पीड जैसा ही होता है लेकिन उसमें डायरेक्शन होती है। तो आप देखो इसमें हम देखेंगे m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, मतलब जितना मास मैं यहाँ से लेके जाऊंगा और जिस स्पीड से आएगा उतना ही मास इस स्पीड से, उतनी ही स्पीड से इधर जाएगा, लेकिन कुछ फ्रिक्शन की वजह से उतना आउटपुट हमको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। तो ये m1 में हमने एक बॉल का मास ले लिया, यहाँ पे देखो m2 में एक बॉल का मास आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने दो बॉल का मास ले लिया, m1 देखो m2 भी उतना ही है। ठीक है, नहीं भी के साथ हमने 3 बॉल का मास ले लिया, यहाँ से भी 3 बॉल का उतना ही गया, तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। चुकी हुई अब आपको एक इल्यूजन दिख रहा है, जो रिंग्स है वो अलग अलग हो गई, लग रहा है ना। और इल्यूजन क्यों होता है बताया था मैंने, 1/16 सेकंड वाला। ठीक है, तो जब उससे ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्या है, अलग अलग घूम रहे हैं। इल्यूजन आपके सामने हो रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है, तो एक इल्यूजन है। जब ये बहुत स्पीड से घूम रहा है तब आपको ये ऐसा इल्यूजन। ठीक है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, लास्ट में तीनों का एक मिक्सचर दिखाता है। तो प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स, आईसीएससी में इसका जिक्र है थोड़ा सा। अब देखोगे 3 कलर्स, ब्लू आया, रेड आया, फिर ग्रीन आया, अब तीनों का एक कॉम्बिनेशन दिखाएगा, दिख रहा है आपको? तो ये होता है प्राइमरी और सेकेंडरी कलर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लास 11th में टॉपिक है बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, तो बर्नौलीज थ्योरम जब आप पढ़ोगे तो आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे। उसमें क्या होता है कि जब भी वेलोसिटी आप नॉर्मल अगर उसको नॉर्मली देखो तो ज़्यादा डीपली ना जाते हैं, नॉर्मली देखेंगे कि जो वेलोसिटी होती है वो प्रेशर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और इसी अगर शब्दों में बताएं तो वेलोसिटी जब ज़्यादा होगी तो प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ कम होगा, और इसी सिद्धांत के आधार पर जो एरोप्लेन होता है वो उड़ता है आसमान में। ठीक है, तो वेलोसिटी जब ज़्यादा होगी तो प्रेशर जो है वो कम होगा, नीचे की तरफ प्रेशर जब ज़्यादा स्पीड से होगा तो नीचे की तरफ प्रेशर जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो उसी थ्योरम के हिसाब से ये जो है हवा में ऊपर की तरफ जाता है। आप और ज़्यादा जब क्लास 11th में आई थिंक बर्नौलीज थ्योरम का टॉपिक है, जब आप उसको और अच्छे से डीपली पढ़ोगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो हवा की वजह से क्या हो गया, ऊपर की तरफ उड़ गया। ठीक है, अभी ऐसे देखो और आपका चेहरा आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, आप भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्केव मिरर प्रॉपर्टी होती है, इसमें कुछ अलग अलग टर्म्स होती है कि इस पॉइंट से आगे अगर आप जाओगे तो आपको कैसी इमेज बनेगी, इस पॉइंट से अगर आप पीछे जाओगे तो कैसी इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे कैसी इमेज बनेगी, इन्फिनिटी से आगे अगर आप आओगे कैसी इमेज बनेगी। तो इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी प्रॉपर्टीज आपको इस मिरर में देखने को मिलती है। ठीक है, ये यहाँ पे ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज होती है, आपको इमेज छोटी करके दिखाता है, सामने चले जाओ, इसमें आप छोटे दिखने लगोगे।
बीच में आपको थिक पार्ट दिखाई दे रहा है। थिक पार्ट होने की वजह से मास जो है वो ज़्यादा बीच में होता है, ज़्यादा जो मास है वो बीच में होता है, इसकी वजह से ये पुश करके चलता है, दबके चलता है इस तरीके से। तो इसमें भी दिखाई और शायद जिसकी वजह से ये यहाँ तक पहुँच भी गया। साथ ही इसमें जो है ये इसको इक्विलिब्रियम एकदम बैलेंस बना के रखता है, जिसकी वजह से यहाँ से आता है एकदम क्या होता है पहुँच जाता है, एकदम इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में रखता है, इसकी वजह से यहाँ से आता पहुँच जाता है। अगर आप पास देखोगे तो सीधा नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, आपको दिख रहा हो ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है, सीधा साथ नहीं है, बल्कि टेढ़ा टेढ़ा था, टेढ़ा टेढ़ा था, लेकिन तब भी जो है सिर्फ वहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। ये ब्लैक होल का एक आगे ये ब्लैक होल का एक छोटा सा एग्जांपल है। डिड यू नो अबाउट ब्लैक होल? सुना है आपने ब्लैक होल के बारे में? नहीं सुना? सुना है आपने ब्लैक होल के बारे में? क्या होता है ब्लैक होल? यूनिवर्स में होता है, और इसमें जो ब्लैक होल होता है कहते हैं कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी ग्रेविटी होती है। क्या होती है? बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है। इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है कि ब्लैक होल जब कोई चीज़ ब्लैक होल के नज़दीक में जाती है तो ब्लैक होल उसके तरफ अट्रैक्ट करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसका एक एग्जांपल है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ब्लैक होल बंद कर देंगे यहीं ब्लैक होल किस तरीके से उसको बंद कर देंगे यहीं पे। डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लैक होल में जाती है और समा जाती है। एक एग्जांपल है, आपको एक डेमो का आपको दिखा दिया। ठीक है, मास सेम है, मास समझ रहे हो ना? मास समझ रहे हो? तो जितने किलोग्राम है उसको उतना मास होता है। तो इन दोनों का मास सेम है, इन दोनों का पार्ट भी सेम है, बट इनकी स्पीड में आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखो, एक एकदम फास्ट मूव करेगा और एक धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है, बराबर इसके इसके जो ये शेप है वो बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ। ठीक है, इसको मास बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मास बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी की वजह से कहीं ना कहीं इसमें अच्छा खासा मास है, अच्छा खासा मास है, इनको मास बॉक्स हम लोग कह रहे हैं। इसमें सेंटर के नजदीक है, उसमें सेंटर से दूर है। सेंटर के नजदीक होने की वजह से इसमें जो मैक्सिमम मास है इसमें कॉन्सेंट्रेट कर जाता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम स्पीड अचीव कर पाता है। इसके अलावा जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो आपके पास एक टॉपिक आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया, समेशन ऑफ mr स्क्वायर, अलग-अलग फॉर्मूले उसमें होते हैं। तो जब आप उसको पढ़ोगे तो आप और डीपली इसको समझ पाओगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये वो पोटेंशियल काइनेटिक आपको मैंने समझाया था, उसी की तरह है लगभग। जब हाइट पे होगा अच्छी खासी हाइट पे तो उसमें क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, अच्छी खासी पोटेंशियल एनर्जी है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। पोटेंशियल क्या है? सबसे ज्यादा है हाइट पे, और काइनेटिक क्या है? एकदम जीरो है। जब ये नीचे की तरफ जाएगा ना तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगी क्योंकि इसकी हाइट जो है कम होते जा रही है, लेकिन इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी नीचे की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है क्या होते जाएगी? बढ़ते जाएगी। जब ये नीचे जाएगा सबसे नीचे तो उस समय इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो क्या होगी? जीरो, क्योंकि हाइट नहीं है उसके पास बिल्कुल भी। जब ये धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है बढ़ते जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो क्या होती जाएगी? कम होते जाएगी। तो कहने का मतलब है हर एक पॉइंट पे अगर आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को प्लस करो, सम करो, तो आपको कांस्टेंट आंसर मिलने वाला है। इस पॉइंट पे करो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, या इस पॉइंट पे करो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, या इनमें से किसी भी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कर रहे हो तो दोनों एनर्जी का जो सम है वो आपको कांस्टेंट मिलता है हर एक पॉइंट पे। ठीक है, तो एक बार उसको पहले तो ये शो करता है कंजर्वेशन एनर्जी कहता है कि जो एनर्जी है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही हो रहा है, कभी पोटेंशियल टू काइनेटिक, कभी काइनेटिक टू पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल टू काइनेटिक, कभी काइनेटिक टू पोटेंशियल। लेकिन बताया कि मैंने हर एक पॉइंट पे अगर आप दोनों एनर्जीज का सम करोगे तो आपको कांस्टेंट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लिटिल बिट क्या क्या आता है आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में? जो आपने सुना है वो बताओ।
बाद बताते हैं। बताओ कुछ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो इसको एक बार पाइथागोरस थ्योरम बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। अगर आपको नहीं आता आपको तो ध्यान से देखना। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सिर्फ और सिर्फ लगता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिस पर एक 90 डिग्री का एंगल होता है। ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 90 डिग्री जहां पे एंगल बनेगा इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक साइड होती है जो इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे जो बड़ी साइड होगी वो 90 डिग्री एंगल के ठीक सामने होगी। इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसके अलावा 2 साइड्स और होती है, बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी ये नीचे इसको हम बेस बोल देते हैं और ये इस पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसको परपेंडिकुलर कह सकते हैं। लेकिन डिपेंड अपॉन एंगल। जो आप क्लास 10 पे जाओगे तो आप एक टॉपिक पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें आप देखोगे कभी ये बेस बन जा रहा है और परपेंडिकुलर बन जा रहा है और कभी ये बेस बन रहा है और परपेंडिकुलर बन रहा है। तो वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। जब बड़ी क्लासों में जाओगे तब सीखोगे आप। लेकिन अभी आप बेसिक समझो कि नीचे है, इसको हम बेस बोलेंगे। ये इस पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसको हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं। और इसके ठीक सामने 90 डिग्री के ठीक सामने जो है हाइपोटेन्यूज है, जो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है। ठीक है, ये स्क्वायर टाइप का एक शेप है, स्क्वायर जिसकी चारों साइड सेम होती है। ये भी एक स्क्वायर टाइप का एक शेप है जिसकी चारों साइड सेम होती है। और ये भी एक स्क्वायर टाइप का एक शेप है। अभी इसका एरिया भी पूरा घिरा हुआ है और इसका एरिया भी पूरा कवर हो रखा है। ठीक है, इसका एरिया पूरा कवर हो रखा है, इसका एरिया पूरा कवर हो रखा है। अब देखो इसका पूरा एरिया कवर हो गया। इट मींस इस स्क्वायर का जो एरिया है प्लस इस स्क्वायर का जो एरिया है इज इक्वल टू इस स्क्वायर का एरिया है। मतलब इस स्क्वायर का एरिया और इस स्क्वायर के एरिया को अगर हम प्लस करेंगे तो इसका एरिया में मिल जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों में अभी कवर हो रखा था इसमें पूरा कवर हो चुका है। इतना समझ गए? स्क्वायर का एरिया क्या होता है पता है आपको? रेक्टेंगल क्या होता है? L into B, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना रेक्टेंगल का। वैसे स्क्वायर का भी होता है, उसमें लेंथ भी उतनी है और ब्रेथ भी उतनी है। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों को हम साइड साइड बोलते हैं। तो साइड मल्टीप्लाई साइड। रेक्टेंगल क्या होता है? L into B होता है ना, तो हम L की जगह भी साइड बोल देते हैं और B की जगह भी हम साइड बोल देते हैं। तो साइड इनटू साइड, तो साइड टू साइड यानी कि साइड की पावर 2। तो इसका जो एरिया है साइड की पावर 2 होता है। साइड टू साइड, साइड स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो इसका एरिया मींस इसका एक साइड स्क्वायर, इसका एरिया मींस इसका साइड स्क्वायर और इसका एरिया मींस इसका साइड स्क्वायर। देखो, इसका एरिया मींस इस साइड का स्क्वायर, इसका एरिया मींस इस साइड का स्क्वायर और इसका एरिया मींस इस साइड का स्क्वायर। हमने प्रूफ किया इसका एरिया प्लस इसका एरिया इज इक्वल टू इसका एरिया। प्रूफ क्या हुआ? इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम होता है। स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम का जो इस्तेमाल है वो किसी थर्ड अननोन साइड को निकालने में किया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास 2 साइड दी हुई है तो आपको तीसरी साइड निकालनी है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 है, 2 सेंटीमीटर तो नहीं है बट आप मान लो कि 2 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जांपल है, मान के चलो। और ये फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3 इसको हम 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको हम 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 3 सेंटीमीटर है और ये क्या है? 4 सेंटीमीटर है। और मैथ्स में क्वेश्चन आ गया कि आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है, आपको ये वाली साइड निकालनी है। ठीक है, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये कितना है? 3 और ये कितना है? 4। तो आपने लिखा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। स्क्वायर मतलब उसका 2 बार मल्टीप्लाई करो। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया दोनों को प्लस करके? 25। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 25। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या होगा? जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में जाता है।
स्क्वायर रूट उल्टा होता है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, समझ गए आप? तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 25, तो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू स्क्वायर जब उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा, ठीक है? तो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 होता है, क्योंकि 5 स्क्वायर है 25 का, तो हाइपोटेन्यूस आपका 5 हो जाएगा, समझ रहे? ऐसे करके आप तीनों साइड में से कोई भी अननोन साइड निकाल सकते हो सकता है आपको हाइपोटेन्यूस दे रखा है, इसको हम बोलते हैं आर्किमिडीज टू, क्या बोलते हैं इसको? आर्किमिडीज टू। इसका जो एप्लीकेशन है देखो ये इस तरह को ऊपर लेके जाएगा, है ना? वहां पे लगा नहीं आ रहा है, ठीक है? इसका जो एप्लीकेशन है वो फॉर प्लांट में किया जाता है, पानी को लो लाइन एरिया से हाई एरियाज पर ले जाने के लिए फॉर इरिगेशन पर्पस, सिंचाई करनी है अगर तो पानी को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाने के लिए एलईडी डिवाइस का यूज कर सकते हो। इसे क्या कहते हैं? आर्किमिडीज स्क्रू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आर्किमिडीज स्क्रू कहते हैं। ओके, और इसको कहते हैं इंफिनिटी वेल। क्या कहते हैं इसको? इंफिनिटी वेल। वेल में होता है कुआं। क्या होता है वेल में? कुआं। इंफिनिटी क्यों कह रहे हैं? जिसकी गहराई बहुत इंफिनिटी लगती है, देखो बहुत गहरी लग रही है, आपको डालना है, ठीक है? तो इंफिनिटी जिसकी गहराई है, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल काम करता है कि जब भी दो मिरर्स आमने सामने रखते हो तो उनके बीच में इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ टकरा के वापस चले जाती है। तो जब भी दो मिरर्स को हम पैरेलल रखते हैं तो रिफ्लेक्शन होता है इनफाइनाइट टाइम्स। इनफाइनाइट मतलब अनंत बार होता रहता है। तो जब भी दो मिरर्स के बीच में लाइट का क्या होता है? इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो उस चीज को इनफाइनाइट टाइम्स दिखाता है, ठीक है? एग्जांपल के लिए जब आप सैलून में जाते हो, एक मिरर आगे एक मिरर पीछे, तो आप देख पाते हो कि आपका फेस आपको इनफाइनाइट टाइम्स दिखाई देता है, ठीक है? ऐसा होता है अगर आप पैरेलल मिरर के बीच में आप अगर खड़े हो तो यहाँ पे वही है, दो मिरर्स हैं, इनके बीच में वॉल्स हैं और इन वॉल्स को ही बार बार दिखाते जा रहा है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो कुआं है इसकी बहुत ज़्यादा गहराई है, ठीक है? साइंटिफिक पेंडुलम पैटर्न्स। इसमें सैंड डाली गई है, ठीक है? तो उसको आपको अलग अलग टाइप के पैटर्न्स दिखा रहा है ना, पैटर्न्स बना के। इन पैटर्न्स को हम लिसाजस पैटर्न्स कहते हैं और इसका जो मामूली इस्तेमाल है ड्राइंग में बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने सिंपल सा कुछ रखा हुआ है तो उसकी जगह पे इसमें एक कुछ चार्ट पेपर या कुछ रखा जाता है, कुछ पेपर रखा जाता है, ऊपर सैंड की जगह कलर डाले जाते हैं और ये छोड़ता है और ये कलर से अलग अलग क्या करता है? डिज़ाइन बनाता है, ठीक है? तो उसमें इसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। हमने कलर इसलिए नहीं डाले क्योंकि अगर हम कलर डालेंगे तो परमानेंट हो जाएगा, फिर ये किसी काम नहीं आएगा। तो सैंड डाले हैं तो ताकि हम टाइम टाइम क्या कर सकें, इसको हटा सकें, ठीक है? अच्छा, एक छूट गया आगे। हिंदी में इसको कुत्तोलक भी कहा जाता है। अगर आपके पास हिंदी मीडियम बुक्स होती तो आप कुत्तोलक इसको कहते हैं। इसको इंग्लिश में लीवर्स कहा जाता है। लीवर्स जो है 3 टाइप के होते हैं। लीवर्स में कुछ चीज़ें होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें बीच में जॉइंट जहाँ लगा होता है उसको हम फलग्राम कहते हैं, ठीक है? ये बीच में भी हो सकता है, एक साइड में भी हो सकता है, ठीक है? तो जहाँ पे जॉइंट लगा होगा उसको हम फलग्राम कहते हैं। एक साइड लोड जहाँ लगा हुआ है उसको हम लोड साइड कहते हैं और जहाँ हम एफर्ट करने वाले हैं उसको हम एफर्ट साइड कहते हैं, ठीक है? सीसो आपने पार्क में गेम देखा होगा, वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, लीवर्स का, ठीक है? तो इसका जो इस्तेमाल है, जो लीवर है वो भी सिंपल मशीन है। सिंपल मशीन का काम क्या होता है? आउटपुट कम करना, एफर्ट कम करना, सॉरी आउटपुट, ठीक है? तो इसमें आप देखोगे थोड़ा जोर लगाओ। सो गाइस आज हम आए थे साइंस पार्क और होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलता है जल्दी नेक्स्ट मस्त व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाय।